चलिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ स्टाफिंग वाला चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6। इसकी रिवीजन हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी एकदम। देखिए स्टाफिंग की डेफिनेशन आप पहले देखिए। स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब पहले तो हम लोग फिल करेंगे और फिर कीपिंग फिल्ड रखेंगे, उनको जाने नहीं देंगे, मतलब उनका स्टेबिलिटी रखेंगे, उनका लेबर टर्नओवर नहीं होने देंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। अब आप ये देखिए कि हम लोगों को स्टाफिंग चाहिए क्यों, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो इसलिए है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे बेस्ट एसेट्स होते हैं। अगर राइट पीपल को हम एम्प्लॉय करेंगे तो वो तुम्हारा बिजनेस टॉप पे पहुंचा सकते हैं, वेर एज रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए स्टाफिंग हमारा मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव होता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का। देखिए अब हम उसकी नीड क्या है, नीड ऑफ स्टाफिंग अब हम देखेंगे। फर्स्ट होता है बिकॉज देर इज रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकेंड होता है कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड थर्ड होता है इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशंस। ये एक रिविजन सेशन ही है, फिर भी मैंने इतने सारे चैप्टर्स एकदम डिटेल में ले लिए थे, तो ये आप लोगों को एक बार ही वापस भी पढ़ना होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट और इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे। देखिए तो इसलिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। अब बेनिफिट्स क्या देता है इन स्टाफिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट है हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जो भी पर्सनल है उसको डिस्कवर करने के लिए और ऑब्टेन करने के लिए हेल्प करता है। हायर परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करता है क्योंकि राइट जॉब के लिए हमें राइट पर्सन अगर मिल गया तो वो हमारा परफॉर्मेंस हाई करेगा, ठीक है। फिर आता है अगर परफॉर्मेंस हमारा हाई होगा तो ऑब्वियसली हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ इंश्योर होगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आएगा। अगर हम अच्छे से एकदम सही जितने हमें चाहिए एक जगह पे उतना ही हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉय करेंगे, एकदम अच्छा करेंगे, हाई लेबर कॉस्ट हमारा नहीं आएगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है लेबर का, तो उससे हमें हेल्प मिल सकती है। उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज भी इम्प्रूव होता है। देखिए अब स्टाफिंग जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना चाहिए, राइट। अगर काइंड ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं है तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, टाइम, एफर्ट, एनर्जी होगा, जिससे लो प्रोडक्टिविटी और पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बिकेंगे, हमारा प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक बार करो बट अच्छे से काम करो, ठीक है। पढ़ाई भी जब करो एक बार करो, अच्छे से पढ़ो, रादर दैन कि तुम थोड़ा पढ़ो थोड़ा पढ़ो थोड़ा पढ़ो थोड़ा पढ़ो। अगर हम एक बार एज अ फ्लो करेंगे अच्छे से तो ज़्यादा हो पाएगा, रादर दैन अगर मैं कम 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 इन कंप्लीट करूंगी तो, ठीक है, मेरा मन भी नहीं करेगा फिर। देखिए स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम आपका कट है, एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम भी आपका कट है। फिर आता है स्टाफिंग प्रोसेस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इसमें आता है, इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया प्लानिंग के प्रोसेस में, इसमें आप लोगों को स्टेप वाइज लिखना पड़ता है, आप ऊपर नीचे करके मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम लोग देखेंगे हम लोगों को कितना हमें मैन पावर चाहिए हमारी जॉब के लिए, हम लोगों को एक डिपार्टमेंट में कैरी आउट करने के लिए काम, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें। इसके साथ साथ हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स बस यही नहीं बताता कि हम लोगों को कितना चाहिए, बट हमें ये भी पता आता है कि कौन सा टाइप हमें चाहिए, ठीक है। हम लोगों को बैकवर्ड कम्युनिटीज़, वुमेन, स्पेशली एबल्ड को भी हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इसके अंदर दो और मेन कीवर्ड्स आते हैं जो कि होते हैं वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस हम लोगों को बताएगा कि हमें नेसेसरी कितने हैं वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, उस काम के लिए नेसेसरी पर्सनल, नेसेसरी एचआर कितना है वो हमें बताता है। वेर एज वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कितना और क्या टाइप अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि हमें कितना चाहिए, रिक्वायर्ड कितना है, नेसेसरी कितना है, और वर्कफोर्स से हमें पता चलेगा कि हमारे पास अवेलेबल क्या कितना है और क्या टाइप है। उससे हमें पता चलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है या फिर ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑप्टिमली स्टाफ्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये है इसकी
डेफिनेशन, इसके मीनिंग में जब हम जाते हैं, देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं, हम सबको इनविटेशन भेज रहे हैं कि हमारे पास आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। वैसे तो हम बहुत सारी बार हम लोग अपने इंटरव्यू के उसमें ही पोस्टर में ही या फिर जहाँ पे भी हम इंटरव्यू का जो भी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट की जो भी डिटेल्स दे रहे हैं, उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट देयर आर टाइम्स जब बहुत सारे लोग और भी कर लेते हैं। तो इसेंशियल ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट का क्या होता है? टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, मतलब 1000 लोग हमारे पास आ जाएं, उसमें चाहे मुझे सिलेक्ट 10 को ही करना हो, बट मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए ताकि मैं बेस्ट को सिलेक्ट कर सकूं। उसके लिए हम लोग बहुत सारे बेसिकली आप ये देखिए, इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन क्योंकि वो ऐड कर रहा है। वेराज जो नेक्स्ट हमारा है स्टेप सिलेक्शन, इसकी भी डेफिनेशन आप देखिए, प्रोसेस ऑफ choosing from among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment। देखिए रिक्रूटमेंट पे 1000 लोगों ने मेरे पास अप्लाई कर दिया, मुझे सिलेक्ट 10 करना है, जो मैं ये 10 को चूज कर रही हूँ इसको कहा जाता है सिलेक्शन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव है क्योंकि वो ऐड करवाता है, वो ज़्यादा को लेकर आता है, क्रिएट अ पूल करता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का। वेरा सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज वो कम करता है, क्योंकि हम एलिमिनेट करते जाते हैं हर राउंड में, हर टेस्ट में, हर चीज़, हर जो भी हमारा फंक्शन होता है ये हमारे सिलेक्शन का, उसमें हम एलिमिनेट करते जाते हैं और चूज करते जाते हैं, तो वो हटता रहता है, उसमें बढ़ता रहता है, इसमें हटता रहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या दो पर्पस होते हैं? इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, मतलब बेस्ट हम लोग चूज करें जो भी हमारे पास अवेलेबल है। और सेकंड, उसमें सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज बढ़ती है जिनको हम सिलेक्ट करते हैं उनकी, ठीक है। इसमें सारे टेस्ट एंड इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हम लोग प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। इसमें हम लोग ब्रीफ प्रेजेंटेशन देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सुपीरियर्स से, सबऑर्डिनेट से, कलीग से, हम लोग फेमिलियर करवाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब उसको, सबसे न्यू वाले कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट को। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज और फेमिलियराइज करवाना उसको रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बट प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजिशन और पोस्ट फॉर विच ही हैज बीन सिलेक्टेड, मतलब जिस चीज़ के लिए वो सिलेक्ट हुआ है उसको वहाँ पे डालना, उसको मतलब उसको वहाँ पे भेजना, वहाँ पे उसको वो पोस्ट दिलवाना, उसको कहा जाता है प्लेसमेंट। एक सेकेंड आप रुकिए। सॉरी, आई गॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉल जो अवॉइड नहीं हो सकती थी। देखिए इसके बाद आता है ये प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की डेफिनेशन भी आपसे अलग से पूछी जा सकती है। देखिए फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है कि हम लोग जब, जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में, कि हम लोग उनका ट्रेन करवाते हैं, हम लोग उनके स्किल्स को ट्रेन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को से लेके, ठीक है। मतलब बेसिकली हम उन लोगों को अच्छे से डेवलप करते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं उसके हिसाब से जब हम फेमिलियराइज कराते हैं उसके बाद हम लोग उन लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब कि एम्प्लॉय जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं वो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें अच्छे से करवानी चाहिए, बट उसके बाद हम लोगों को उसके साथ साथ हम लोगों को स्टेबलाइजेशन ऑफ पर्सनल भी करना चाहिए, हम लोगों को उनको जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली इवैल्यूएट करना होता है एक परफॉर्मेंस का करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को, ठीक है। बेसिकली इट इज़ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है, ही इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर, और सुपीरियर जो होता है वो उसकी फीडबैक देता है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, और उसके हिसाब से हम अप्रेजल परफॉर्मेंस या ये सब करते हैं। इसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इसके बाद अगर हम लोग उसकी रिपोर्ट अच्छी आती है, अगर उसको अच्छा उसका फीडबैक मिलता है, देन हम उसको
प्रमोशन के लिए देते हैं वो इंटीग्रल इसलिए होता है बिकॉज ऑब्वियसली एक गाइडिंग फोर्स बनता है, वो एक ऐसा एक मोटिवेशनल फैक्टर बनता है जिससे लोग अच्छा काम कर सकें, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ठीक है, प्रमोशन क्या हमें मीन करता है, उसमें मोर पे, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन आता है प्रमोशन के साथ साथ। अब देखिए लास्ट स्टेप है हमारा कॉम्पनसेशन। ठीक है, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना एक वेज एंड सैलरी प्लान अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाना होना चाहिए जो कि वर्थ ऑफ द जॉब के हिसाब से होता है। ठीक है, बेसिकली प्राइस जो होता है। कॉम्पनसेशन की डेफिनेशन आप देख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, वो भी आ सकती है। इट रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब वो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स भी हो सकती है जैसे वेजेस या सैलरीज, और वो और भी ऐसे भी हो सकती है, इनडायरेक्ट पेमेंट्स भी हो सकती हैं जैसे कि एम्प्लॉय पे हम लोग उनको इंश्योरेंस उनकी करवा रहे हैं या फिर उनके पीएफ में करवा रहे हैं या तो फिर वेकेशंस वगैरह पे भेज रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो टाइम बेस्ड होती है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। ये बहुत बेसिक है, ये आप खुद भी एक बार ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है जैसे सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, लेबर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर मार्केट कंडीशंस, लीगल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, इमेज पॉलिसी, एचआर प्लानिंग, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी की क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, जो भी है ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अब देखिए हमने रिक्रूटमेंट ऊपर पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सेकेंड आता है रिक्रूटमेंट, थर्ड आता है सिलेक्शन। अब इस चैप्टर में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। देखिए रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जो कि ऊपर की ये वाली। ठीक है, अब देखिए रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल कॉमनली हो सकता है एडवर्टाइजिंग। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल सोर्सेज और एक एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब जहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया हम वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस कैरी आउट करते हैं। अगर तो ओवर स्टाफिंग होती है कई डिपार्टमेंट में और किसी डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग होती है तो हम वहाँ से उसको वहाँ पे भेज देते हैं ताकि हम लोग अंदर ही अंदर अपना फिल कर लें स्टाफिंग का जो भी रिक्वायरमेंट्स है। देखिए जैसे एक स्कूल है, वहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की टीचर कम है और इकोनॉमिक्स की टीचर ज़्यादा है बट उसको आता है बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना, तो वो वहाँ पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ा दीजिए। ठीक है, मतलब शिफ्ट करना एक एम्प्लॉय को वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर, जबकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा चेंज नहीं होंगी, स्टेटस ज़्यादा चेंज नहीं होगा। चेंज इन ड्यूटीज़ हो सकती हैं जैसे इकोनॉमिक्स से लेके अब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस भी चेंज हो सकते हैं बट सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहा जाता है कि एक से दूसरे में, मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुँचाना। ठीक है, इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में, सेम लेवल के डिपार्टमेंट में, उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये इसकी सूटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, ये तभी भी हम करवा सकते हैं जब जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो रही हों या टर्मिनेशन का या ये सब। फिर आता है प्रमोशन। इट इज़ अ वर्टिकल शिफ्ट, हम लोग यहाँ से एक एम्प्लॉय को यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिल हमें रिक्वायरमेंट करनी है स्टाफिंग की तो हम प्रमोट करें एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम लोअर जॉब्स टू हायर जॉब्स। ठीक है, हायर पोजीशन में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, साथ साथ हम लोगों को पे भी ज़्यादा आती है, साथ साथ हम लोगों की स्टेटस भी बढ़ती है और हमारी ड्यूटीज़ भी बदलती है। वर्टिकल शिफ्ट होता है ये, इसमें हमारी लॉयल्टी, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन सब कुछ इम्प्रूव होता है। अब देखिए इसके मेरिट्स क्या हैं इंटरनल सोर्सेज के, इसमें मोटिवेशन आता है इम्प्रूव करने का परफॉर्मेंस, क्योंकि सब एम करेंगे कि हमें निकाला ना जाए, हमें रखा जाए, ट्रांसफ़र चाहे कर दिया जाए या फिर हमें प्रमोशन मिला जाए। लॉयल्टी रहती है। इसके साथ साथ ये सिंप्लीफिकेशन करता है। सिंप्लीफिकेशन इसलिए करता है क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन की चीज़ें नहीं करनी पड़ती जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। देखिए फिर होता है ये टूल ऑफ ट्रेनिंग होता है। ट्रांसफ़र से हम टूल ऑफ ट्रेनिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम एक जॉब से दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करवा रहे हैं उस एम्प्लॉय को, ताकि वो आगे जब बाहर ऊपर जाता है, आगे उसका प्रमोशन होता है तो उसको सारा काम करना आना चाहिए। ठीक है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर आता है शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट, जहाँ पे ओवर स्टाफिंग है वहाँ से अंडर स्टाफिंग वाले पे हम शिफ्ट कर दें। ठीक है, फिर आता है फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर, हम चीप कर ली कर सकते हैं एक्सटर्नल करने के बावजूद।
फिर लिमिटेशंस आती हैं कि इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड नहीं हो सकता हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय जो है वो लेथार्जिक बन सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम हमारा ही प्रमोशन होना है, हमें नहीं निकालेंगे, हमारा ट्रांसफ़र कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आता है कि इसकी लिमिटेशन एक ये है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिक्वायरमेंट्स इंटरनल रिक्रूटमेंट से नहीं फुलफिल कर सकती हैं, जैसे कि न्यू ऑर्गेनाइजेशंस अगर हैं तो, ठीक है, यहाँ अगर किसी में ओवर स्टाफिंग नहीं है तो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जो है वो हैम्पर हो सकता है और ट्रांसफर जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की कम कर सकता है। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है जिसमें हम लोग अपना पर्चा लगा देते हैं अपने जॉब पे। ये मेनली सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए होता है, कैजुअल या बदली वर्कर्स के लिए। फिर आता है कैजुअल कॉलर्स। इसमें हम लोग कैजुअली कॉल कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, कि मतलब आप ये काम करने आ जाइए। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। इसमें हम लोग टीवी, न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसमें हमें वाइड रिस्पॉन्स मिल सकता है, बट इसका डीमेरिट ये भी है कि फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स भी मिल सकता है बहुत ज़्यादा ही, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है और अनसूटेबल कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन करती है फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स। इसमें क्या होता है मेनली, इसका उसमें फिर हम लोग ले सकते हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट मेनली इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे लोग सूटेबल नहीं होते हैं असली में, और सेकंड आउट टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अपडेटेड नहीं होती है। फिर आती है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इसमें होता है कि प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो मेनली डिमांड एंड सप्लाई का, पर्सनल का गैप मैच करने के लिए आती हैं। वो अपना चार्ज करती हैं फीस कुछ कुछ के लिए, और वो प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट देती है जिससे हम लोग टॉप एग्जीक्यूटिव्स को कर सकते हैं राइट ऑफर्स के थ्रू। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो होती है वो ये करती है कि वो प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड मैनेजरियल पर्सनल को करती है। इसमें टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। इसमें डेटा बैंक होता है डिफरेंट क्वालिफिकेशंस का, ठीक है। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो होता है उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, उसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ये भी 1 मार्क में आपका आ सकता है। फिर देखिए इसमें रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन ये हो सकता है कि अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, साथ साथ में अगर मेरी सिस्टर भी टीचर है, मैं एक स्कूल में काम कर रही हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप मेरी सिस्टर को ले लीजिए। तो वो उनके पास एक आइडेंटिफाइड होता है कि हाँ ये अच्छे बैकग्राउंड की है, हम इसको जानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, एकदम हमें पता है, इसको हमने अच्छे से सिलेक्ट किया था, तो इनकी सिस्टर भी ऐसी ही होगी, ठीक है। तो वो लाइकली ज़्यादा, दे आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होता है कि वो क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं लेबरर्स के साथ, और फिर वो अनस्किल्ड लेबर का शॉर्ट टर्म नोटिस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर लीव कर देता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके साथ साथ जो उनके सारे लेबरर्स होते हैं उनको भी छोड़ के जाना पड़ता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। इसमें हम लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि जॉब की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में हम लोग अपनी वेबसाइट पे या फिर इंटरनेट पे रिक्रूटमेंट की वो डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन ऑल्सो। तो सूटेबल लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके मेरिट्स जो हैं वो एकदम उल्टे हैं। इसमें वाइडर चॉइस मिल जाता है, फ्रेश टैलेंट, कंपेटिटिव स्पिरिट, क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाता है। वेराज इसके लिमिटेशन ज़्यादा है कि हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो डिससेटिस्फाई होगा, लेंदी प्रोसेस होगा, कॉस्टली प्रोसेस होगा। इसके बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मैंने आप लोगों को बताया नेगेटिव प्रोसेस है। इसमें हम लोग चूज करते हैं बेस्ट पर्सन को, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले आता है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या आता है, अंदर आता है प्रोसेस ऑफ जो भी सारे हमने अभी पढ़े उसके अंदर ही आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। फिर सिलेक्शन के अंदर आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इसमें पहले हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में हम लोग जो भी अनक्वालिफाइड या अनफिट है उनको हम लोग हटा देंगे। फिर सिलेक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट ऐसे होते हैं पेंसिल टेस्ट या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के टेस्ट या ये सब होते हैं जो कि इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी हम लोगों को बताते हैं। इसमें क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, फर्स्ट आ सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिससे साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि आईक्यू टेस्ट हमारा होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट होता है, इसकी लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स बताता है। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें इतना ये हमें बताता है कि इंडिविजुअल का पोटेंशियल क्या है न्यू स्किल्स सीखने का, डेवलप करने का, ठीक है। इसमें ये बताता है कि फ्यूचर सक्सेस कितना है एक पर्सन का, इससे ये डेराइव हो सकता है। फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें मेच्योरिटी, रिएक्शन, इमोशन, वैल्यू सिस्टम वगैरह पता चलते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी पता चलती है। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। इसके अंदर आता है एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या प्रेजेंट है, मतलब एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग वगैरह इसको कितना आता है और कितना मतलब एक्चुअली में ये एक्वायर कर सकता है।
फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट या इन्वॉल्वमेंट वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है सिलेक्शन का, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस बहुत बारी रिक्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअल से, जो हम अपने सीवी वगैरह पे भी करते हैं, ठीक है। तो वो उससे वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेफरेंसेस को, जैसे चाहे वो प्रोफेसर्स या फिर जो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये लोग कैसे थे या वॉटेवर। फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन। हम लोग देखेंगे कि फाइनल डिसीजन जो है कैंडिडेट्स का वो क्या है कि इसको करना है, ठीक है। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं कि वो फिटनेस टेस्ट लेते हैं कि ये फिट इनफ है या नहीं है हमारी जॉब के लिए। फिर आता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में हम लोगों को जो भी सारे प्रीवियस हर्डल्स पार करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हम उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ दे देते हैं और वो अपना कंफर्म कर लेते हैं एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें डेट वगैरह ये सब पता होता लिखा होता है कि उसे कब रिपोर्ट करना है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब जॉब ऑफर हो गया, कैंडिडेट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये आप एक बार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन शायद प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर नो आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर येस होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद इसमें सब कुछ मेंशन होता है कि जो भी उन्हें डिटेल्स चाहिए, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा बचता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई। अब देखिए आप स्टेप्स में हम लोगों ने 3 स्टेप्स को डिटेल में कर रहे हैं हम, एक तो रिक्रूटमेंट, एक सिलेक्शन और एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर एंड करंट परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की इंप्रूव हो, उसकी एबिलिटी इंप्रूव हो थ्रू लर्निंग, और हम उनका एटीट्यूड चेंज करें, उनके स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाएं, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटर है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। फिर इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, जो कि आगे जाके टेक ओवर कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोराल, उसे पता चल जाता है एब्सेंटिज्म कम होता है और एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है। फिर आता है ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारे जो भी फास्ट इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिक, तो ज़्यादा चेंजेस होते हैं, वो सब इफेक्टिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर बेनिफिट, ये था बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। अब बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय आता है, इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज होता है, इंक्रीज परफॉर्मेंस होती है, उससे अर्न वो ज़्यादा कर सकता है, ट्रेनिंग में मोर एफिशिएंट बन सकते हैं टू हैंडल मशीन्स एंड लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, और ट्रेनिंग से हम लोग सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप ट्रेनिंग एजुकेशन डिटेल की डिटेल डेफिनेशन देख सकते हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की। इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक डिफरेंस है, वो भी आप एक बार ही देख लीजिए। ऑन द जॉब मेथड्स जो भी हैं और ऑफ द जॉब मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, वो आप एक बार ही सेल्फ स्टडी कीजिए। इसमें से कट भी है तो उसको देखते हुए आप एक बार ही कीजिए। यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म होता है। We have done chapter 1, 2, 3, chapter number 4, 6, 12th and 11th, ठीक है। आप एक बार मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है या फिर आप लोगों की क्या क्या रिव्यूज़ हैं। और साथ साथ में आप अपने यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे एक बार ही बता सकते हैं अपने रिव्यूज़ या फिर डाउट्स। थैंक यू गीतांशी। मैं एक बार ही आपको लिंक वापस भेज रही हूँ, आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट सेशन जब मैं लूँगी तब मैं वहाँ पर ही लूँगी यूट्यूब पे, तो आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन, बिकॉज आई डोंट हैव नंबर्स आप लोगों का, तो इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर करूँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट कर सकते हैं फॉर रेगुलर सेशंस ऑल्सो। कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए, बिकॉज मैं फिर सेशन एंड कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों को 4.5 आवर्स हो चुके हैं।
चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।